हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज के बारे में। आपने सुना होगा कि हमारे प्लस टू स्टैंडर्ड के अंदर या 10th के अंदर या जो बच्चे बीटेक या बीएससी करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, उनके लिए जो सी लैंग्वेज है वो बहुत मैंडेटरी होती है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट है, इन सभी को करने के लिए हमें बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से गुजरना होता है। और बेसिक लर्निंग टेक्निक सीखने के लिए सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन लैंग्वेज। इसके बिना मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। शुरू करने से पहले एक मेरी अपील है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको ये बेनिफिट दे रही है, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसे ही आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज सी लैंग्वेज। मैं जो इस एप्लीकेशन वर्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज क्या होता है एंड हाउ टू राइट अ फर्स्ट सी प्रोग्राम इन अ कंपाइलर। और कंपाइलर क्या होता है, कौन कौन सी कीज होती हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। नाउ it was developed by, ये डेवलप किसने की थी? It was developed by Dennis M. Ritchie in the year 1970 at AT&T Laboratories, USA. It comes in the form of मिडल लेवल लैंग्वेज। ये ना तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है, ना ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मिडल लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज क्या होती है? जो कि काम करती है हमारे न्यूमेरिक्स कोड के अंदर या फिर बाइनरी कोड के अंदर 0-1 के अंदर, जिसमें ह्यूमन को रीड करना इम्पॉसिबल टास्क होता है, उसको सिर्फ मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकती है। क्लियर है कि मशीन लैंग्वेज हम लोग काम करने वाले नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां पे कंसेप्ट आता है आपका उप्स बेस्ड। अगर आपने थ्योरेटिकल में पढ़ा हुआ है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स में डिफरेंस होता है। उसमें क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, वर्चुअल फंक्शन ये सब आता है, लेकिन वो ये चीजें हमारी सी लैंग्वेज में नहीं होती हैं। सी ना ही हमारी लो में आती है, ना ही हमारी हाई में आती है। इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। नाउ वी मूव टू द पॉइंट स्ट्रक्चर। अगर मुझे सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं किस तरह से प्रोग्राम को अपने डेवलप कर सकता हूँ एक कंपाइलर के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि मुझे इंक्लूड करनी होंगी लाइब्रेरीज। इंक्लूड लाइब्रेरीज एंड द सेकंड पॉइंट इज डिफाइन कंपाइलर फंक्शन एंड थर्ड वन इज कंपाइल द प्रोग्राम एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड द लास्ट वन इज चेक द आउटपुट कि जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है उसकी आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी एप्स हैं मोबाइल के अंदर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पीसीज, लैपटॉप्स के अंदर। वो सब सॉफ्टवेयर कहाँ बने हैं? वो सब किसने बनाया है? वो सब बनाया है प्रोग्रामर ने। अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि आप ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। क्योंकि मैं आपको आज बता रहा हूँ सी लैंग्वेज के बारे में, तो हम सी की ही बात करेंगे कि अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर तो उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको बताया 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? इंक्लूड लाइब्रेरीज एंड देन डिफाइन कंपाइलर फंक्शन एंड देन एग्जीक्यूट द कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड देन फाइनली चेक द आउटपुट। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं कि एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे 1 कप चाय बनाना है। चाय बनाना मेरा क्या टास्क है? मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 कप चाय बनानी है। उस चाय बनाने के लिए मुझे पहले क्या रिक्वायरमेंट हो, उसको मैं पहले करूंगा एनालाइज, क्योंकि जब तक मेरे पास वो प्रॉपर इनपुट्स नहीं होंगी तो वो मेरी आउटपुट आ सकते ही नहीं किसी एंगल से। इनपुट जो है ना, हम इनपुट्स के ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर हम उसको एक सेट करेंगे सीक्वेंस के अंदर, ताकि हमारा आउटपुट जो है
इजीली निकल सके। तो हम जैसे बात करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेंगी चाय बनाने के लिए। तो हमें चाहिए फ्राई पैन, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए चीनी, दूध, चाय पत्ती, है ना, इलायची, लौंग, अदरक और एक फिल्टर करने के लिए छानी। सो ये सब हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चाय बनानी है। अब बात इतनी है कि हमें चाय बनानी है, तो ये सब होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि चाय बन जाएगी। उसका सही सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, ये सब कुछ है, मैंने एनालाइज़ कर लिया कि हाँ, ये सब मुझे पता है, ये सब सामान डलता है, उसके अंदर चाय मेरी बन ही जाएगी। तो मैं क्या प्रोसेस लगा रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने फ्राई पैन लिया, दूध बॉयल किया, डाल दी चीनी, पत्ती, इलायची, लौंग, अदरक जो डालना है ना? तो पता लगा मुझे बाद में पानी रह गया। तो चाय अभी बॉयल हो रही थी, जैसे बॉयल हुई, मैंने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, उसको बंद कर दिया। तो क्या चाय बन गई? आई थिंक वो तो कच्ची रह जाएगी और चाय प्रॉपर नहीं बनेगी। सो कहने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस में होना प्रोग्राम का बहुत ज़रूरी है। जब तक वो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, सो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एनालाइज़ करेक्टली करने के बाद भी हमारा आंसर सही आएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, वो क्या है? तो सबसे पहले हमारा आता है इंक्लूड लाइब्रेरी। अगर मैं आपसे बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि इनबिल्ट होती हैं। इनबिल्ट का मतलब क्या है? पहले से ही उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है? उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं। तो अगर आपको किसी फंक्शन को यूज करना है तो हमें उस लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो कंपाइलर जो है, इट विल शो एन एरर। एरर शो हो जाएगा तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो ये फंक्शन क्यों दिए गए हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि अगर कोई पेंटर है घर पे और हमें उसको बोला कि पेंट कर दो भैया वॉल को, तो उसको भी कुछ टूल चाहिए होते हैं। लाइक उसको रेगमार चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको ब्रश चाहिए, या सीधा वो बाल्टी लेके दीवार पे मार देगा? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर हम बोलते हैं प्रोग्रामर को कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपका नाम प्रिंट हो, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सो उसके लिए फंक्शन बनाए गए हैं जो कि ऑलरेडी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सो अगर मुझे वो फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे उसकी लाइब्रेरी को ऐड करना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूड लाइब्रेरीज। नाउ हमें लाइब्रेरी ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू इंक्लूड इन ऑर्डर टू इंक्लूड लाइब्रेरी, वी मस्ट यूज प्री प्रोसेसर सिंबल कॉल्ड हैश, जिसमें हैश आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मुझे टाइप करना है हैश इंक्लूड stdio.h। सो हैश इंक्लूड लेस देन साइन, लाइब्रेरी का नाम, एंड साइन ग्रेटर देन, उस ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा नेम ऑफ द लाइब्रेरी। अब मुझे कोई और लाइब्रेरी ऐड करनी है, तो अगेन हैश इंक्लूड लेस देन साइन एंड conio.h। फिर मुझे एक और ऐड करनी है, हैश इंक्लूड maths.h। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको भी मुझे ऐड करना है, तो मैं हैश इंक्लूड लेस देन साइन, लाइब्रेरी का नेम एंड ग्रेटर देन साइन, ये लगा के मैं लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकता हूँ। अब बात ये है कि जो इसके अंदर फंक्शंस हैं, किसी में 50 फंक्शन है, किसी में 10 फंक्शन है, किसी में 5 फंक्शन है, उन फंक्शन को यूज करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम को एरर बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर फंक्शन को यूज कर रहे हो और उसकी लाइब्रेरी नहीं है जिसके अंदर वो इंस्टॉल्ड है, फिर वो एरर आपको शो करेगा और वो प्रोग्राम को नहीं चलाएगा। इस चीज का आपने ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि ये stdio है क्या। stdio.h stands for input output header file, in which we have 4 functions such as printf, scanf, gets and puts। सो कहने का मतलब क्या है कि जो लाइब्रेरी है हमारी stdio.h, उसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये एक लाइब्रेरी है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो कि इनपुट फंक्शंस के लिए और आउटपुट फंक्शंस के लिए बनाई गई है। सो इसमें वो फंक्शंस हैं जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं और उसकी आउटपुट भी ले सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करने के लिए लाइब्रेरी है stdio.h। सो अगर मैंने फंक्शन यूज करना है printf, या यूज करना है scanf या get या फिर puts, तो ये यूज करने के लिए मुझे लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा सो इट विल शो एन एरर।
तो दिस इज नोन एज इंक्लूड लाइब्रेरी। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉनियो की, तो कॉनियो क्या है? कॉनियो डॉट एच स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, in which we have CLR, SCR and get character function। इसमें दो फंक्शन आते हैं, CLR, SCR मीन स्क्रीन जो भी इसमें लिखा होगा उसको क्लियर करने के लिए, और गेट कैरेक्टर मीन्स हमें उसकी आउटपुट लेने के लिए। तो stdio हो गया, कॉनियो हो गया, इस तरह मैथ्स हो गया, प्रोसेस हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया। जैसे जैसे आप लेक्चर लगाते रहेंगे, वीडियो में देखते रहेंगे, तो आपको समझ में आता रहेगा कि लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है। फिलहाल के लिए हमें काम करना है किसके ऊपर? stdio.h के ऊपर या फिर कॉनियो के ऊपर। नेक्स्ट आता है कंपाइलर फंक्शन। अब कंपाइलर क्या है? बेसिकली compiler is a program, compiler is a program which translates the program written in high level language into machine level language। कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो भी हमने प्रोग्राम को लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो है हमारी क्या है, एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। टी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब हमें जो डेवलपमेंट करनी है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा तो लैंग्वेज इंग्लिश यूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा। जैसे कि पता है आपको कंप्यूटर किस में काम करता है? इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी 01010101। दैट्स इट। तो जो भी मैं टाइप करूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे पैराग्राफ हो, उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर 010101। दैट्स इट। तो उस कोड के अंदर मेरे लिए काम करना मुश्किल है, लेकिन प्रोग्राम जो चलेगा वो उसकी लैंग्वेज में ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को जापान जाना है या मुझे चाइना जाना है, तो चाइना जाने के लिए मुझे एक पर्सन चाहिए जो मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे उन तक, ताकि वो मेरी बात को कम्युनिकेट कर सके और मैं उनकी बात को समझ सकूं। लेकिन अगर मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं होगा तो क्या मैं चाइनीज जो मेरे सामने बोल रहा है क्या उसकी बात समझ पाऊंगा? नहीं। और मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ क्या वो मेरी बात समझ पाएगा? शायद नहीं। तो हमें दोनों को क्या चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को उसकी लैंग्वेज में काम करना है तो आई नीड दिस, अदरवाइज तो बात ही नहीं बनेगी। ये काम होता है किसका? कंपाइलर का। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेन है, मेन इज द कंपाइलर फंक्शन। मेन जो है हमारा वो क्या है? एक कंपाइलर फंक्शन इन विच वी राइट आवर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे मेन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट बंद। सो ये जो हमारा मेन है बेसिकली ये क्या है? ये मेन फंक्शन है। जो मेरा प्रोग्राम होगा वो लिखा जाएगा इस मेन कंपाइलर फंक्शन के अंदर, और जो मेन में लिखा होगा कंपाइलर उसी को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। वो एक प्रोसेस इंटरनल होता है, उसमें हमें नहीं जाना, बट जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेन के अंदर ही आएगा, मेन के बाहर नहीं आएगा। मेन के बाहर करेंगे तो प्रोग्राम चलने वाला नहीं है, वहां पे एरर मिलेगा। इस चीज का आपने ध्यान देना। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होती है? टू कंपाइल प्रोग्राम we have different keys according to the various compilers। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कीज अलग अलग होती हैं। अब कोई यूज F9 करता है, कोई यूज F5 करता है, कोई F6 करता है। ये जो है हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम किसी कंपनी के लाइक बोरलैंड है या डेव है या फिर टर्बो है, सभी कंपाइलर्स आते हैं, उनकी कीज अलग अलग होती हैं। तो प्रोसेस सेम है, सिर्फ बटन का फर्क होता है कि हमें कौन सी की प्रेस करनी है उसके लिए। एंड नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूट। सेम चीज यही होती है कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट मीन्स हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये देखने के लिए कि प्रोग्राम हमारा चला है कि नहीं चला, कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो उसको ठीक करेंगे। एरर को हम बोलते हैं बग, और एरर को निकालने के लिए बोलते हैं डीबग।
तो कोई भी अगर एरर आएगा उसको हम डीबग करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो सके। प्रोग्राम के अंदर अगर एरर हो जाएंगे तो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में क्या है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम we have to check the output which we are looking for। जिस चीज के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमारी आउटपुट आनी चाहिए, एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करना है कि आउटपुट वो सही आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोग्राम में गड़बड़ है या फिर प्रोग्राम के लॉजिक में गड़बड़ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको चाय का, कि सब कुछ मैंने एनालाइज कर लिया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए और सारी मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो सब होने के बाद भी मेरा एक फ्लो ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लॉजिक जो है मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने बाद में बिल्कुल लास्ट में डाल दिया पानी, जिससे कि मेरी चाय खराब हो गई थी। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी सुनी होगी, एग्जाम्पल मैंने आपको चाय का दिया था, तो यहाँ भी वही बात आपसे बोलूंगा कि सब कुछ होने पर भी प्रोग्राम ना चले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें किस बात को फोकस करना है, हमें ये देखना है कि उसकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए। सो ये है प्रोग्राम। सो अब हम क्या देखेंगे कि हमें क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ द यूजर इन सी लैंग्वेज। सो अभी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक लाइव प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा के कि मुझे अगर यूजर का नेम प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए कंपाइलर आते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपाइलर दिख जाएंगे, जिसके अंदर प्रोग्राम को आप लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट को चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं गूगल के ऊपर। सो अभी आप देख पा रहे होंगे गूगल स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखिए ऑनलाइन जीटीबी, प्रोग्रामिंग बेस्ड, ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल, बहुत सारी कंपनीज के कंपाइलर हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑनलाइन जीटीबी। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये स्क्रीन आ गई, राइट। तो मैं इसको पूरे को 1 मिनट के लिए निकाल देता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे चाहिए स्ट्रक्चर में क्या आएगा, पहले इंक्लूड लाइब्रेरीज, देन डिफाइन कंपाइलर फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, उसके बाद कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड देन चेक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाइब्रेरी को ऐड करूंगा। तो लाइब्रेरी ऐड कौन सी करनी है, मुझे करनी है stdio.h, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन है मेरे प्रिंटिंग के लिए, और मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे प्रिंट करवाना है अपना नाम, ठीक है। सो लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसर सिंबल लाइक हैश, कीवर्ड इंक्लूड, लेस देन साइन and the name of the library stdio.h and then sign off greater than। लाइब्रेरी ऐड हो गई। अब मुझे लगाना है क्या, मेन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लगाया void main। अब void बेसिकली क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कोई भी हो, उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एवरी फंक्शन शुड हैव रिटर्न वैल्यू। हर एक फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिटर्न वैल्यू नहीं है तो फंक्शन वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे void का मतलब क्या है कि जिस किसी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू कोई नहीं होती और मुझे लेना भी है, तो मैं वहां पे क्या कर दूंगा, void कर दूंगा। क्योंकि मेरा अभी टास्क क्या है कि मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है, रिटर्न नहीं करवाना। तो प्रिंट करवाना है, रिटर्न नहीं करवाना, जिसका मतलब क्या है, मैं आगे लगा दूंगा void, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे void लगाया। इन डिटेल आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसके अंदर हम void लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए मेरी आप नेक्स्ट देखना वीडियो जो आएगी, आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आप किसी ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिले। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और करली ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सी का एक कंसेप्ट है, एक रूल है कि एवरी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इन सी मस्ट बी टर्मिनेट विद द सेमीकोलन साइन। तो जो भी मैं प्रिंट एफ लगाऊंगा या जो भी मैं कुछ वैल्यू असाइन करवाऊंगा या मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, उन सब के आगे मुझे उसको करना पड़ेगा टर्मिनेट, जो कि होगा सेमीकोलन साइन से, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया। अब प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन टू द स्क्रीन। जो भी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। अब नाउ प्रिंट कैसे करना है, आप स्क्रीन देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया,
डबल कोट स्टार्ट्स किए और मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम मुकुल पुरी, दैट्स इट। सो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। तो ये मेरी क्या है, लाइब्रेरी है, ये मेरा कंपाइलर फंक्शन है, ये मेरी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा या कंपाइल करूंगा। अब क्योंकि यहाँ बटन आ रहा है रन का, इसके लिए की कौन सी लिखी आ रही है, टोटल टेक्स्ट बता रहा है आपको F9। तो F9 करूंगा तो ये ऑटोमेटिक वे में पहले कंपाइल भी कर देगा, एग्जीक्यूट भी कर देगा। लेकिन अगर हम काम करते हैं ऑफलाइन कंपाइलर में, जो हम सिस्टम में इंस्टॉल करके करते हैं, उसके लिए मुझे पहले कंपाइल करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या होता है, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पहले कंपाइल ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ही करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो मैं यहाँ प्रेस करने वाला हूँ क्या, रन। जैसे रन किया मैंने तो यहाँ देखिए बता रहा है कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, मींस यहाँ पे कोई एरर आया है। वो एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है, stdioh डॉट, ये डॉट गलत आ गया। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे, stdio डॉट h, इस तरह से आना था। मैंने यहाँ पे किया रन। हम देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा आ गया, मुकुलपुरी, मीन्स हमारी जो आउटपुट होनी चाहिए थी वो वहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब मुझे प्रिंट कुछ और भी करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन फंक्शन लगाऊंगा printf, और यहाँ पे मैंने लिखा मुकुल स्किल्स अड्डा एंड देन सेमीकोलन। अब सेमीकोलन किया एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड देन सेमीकोलन। अब मेरे पास 3 स्टेटमेंट हो गई हैं, कौन कौन सी, printf मुकुल करने के लिए एंड printf मुकुल स्किल्स अड्डा के लिए एंड थर्ड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर के लिए। मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट, मींस रन। तो देखिए तीनों आ गए, मुकुलपुरी, मुकुल स्किल्स अड्डा एंड देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बट ये तीनों के तीनों जो है एक ही लाइन में आ गए, इसके डिफरेंट लाइन में लेके आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो लाइन मुझे नीचे लेके आनी है उसके स्टार्टिंग में लगा दूंगा मैं बैकस्लैश एन और ये भी बैकस्लैश एन। अब ये बैकस्लैश एन होता क्या है, पहले चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब स्लैश एन बेसिकली क्या है, होता है न्यू लाइन के लिए, इट इज एन एस्केप सीक्वेंसेस। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि ये एस्केप सीक्वेंसेस है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये स्लैश एन क्या करता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक बैकस्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन, मैंने ये लिखा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो बैकस्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन लिखा ना मैंने, इसका क्या मतलब है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है जैसे printf वगैरह थी। तो मैं चाहता हूँ कि लिखा रहे, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कमेंट। कमेंट से क्या होता है, कंपाइलर उसको पढ़ नहीं पाता। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2 बारी फॉरवर्ड स्लैश। 2 बारी फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है कि उस लाइन को उसने कमेंट कर दिया जिसको वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे और ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लाइक printf फंक्शन is used to print on screen, तो ये भी कमेंट दिया है, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम हमारा अच्छे से एग्जीक्यूट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कमेंट को हटा दूंगा फिर वो एरर बता देगा, क्योंकि वो हमारी कोई प्रोग्राम स्टेटमेंट नहीं है, वो हमारे खुद के नोट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको ये मेरी वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि आपके लिए मैं आने वाली वीडियोस जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ताकि उसका बेनिफिट आपको भी हो। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।